प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा हमारे देश की बेटियों और महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके कारण हमारे देश की महिलाएं, बच्चियां और बेटियां सुदृढ़ हो रही हैं। श्रोताओं, जब भी हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या महिला सशक्तिकरण की, तो हमें आवश्यकता ये होती है कि हम समाज के उस भाग पे जाएं जहां पर बेटियों के लिए सुरक्षा का एक स्तर हो और उनके लिए हर वो चीज़ें उपलब्ध हो जिससे कि उनके लिए राह आसान हो, चाहे वो घर में हो, बाहर हो। तो श्रोताओं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित ही जो एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इससे संबंधित और योजनाएं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर की संयुक्त संचालक क्रिस्टीना एस लाल। क्रिस्टीना एस लाल जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो क्रिस्टीना एस लाल जी, सबसे पहले तो प्रगति की सोपान कार्यक्रम में ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्यक्रम और योजनाएं जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, और इसी से संबंधित एक और जो योजना है भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बालिकाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चलाई जा रही है, ये क्या है और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इनका क्या महत्व है? जी, केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और विगत वर्ष केंद्र सरकार ने मिशन शक्ति को एक नया रूप दिया है। इस मिशन शक्ति को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। जो पहले महिला सशक्तिकरण हुआ करता था, अब उसको मिशन शक्ति के रूप में हम ले रहे हैं। और महिला बाल विकास विभाग का जो केंद्र सरकार का विभाग है, उसने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। एक है सामर्थ्य और दूसरा है संबल। तो सामर्थ्य में वो सभी योजनाएं रखी गई हैं जिनसे कि हम सीधे सीधे हितग्राहियों को लाभान्वित कर रहे हैं, और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान में शेयर किया जाता है। उसमें हमारे पास में सखी निवास है, जिसमें कि वर्किंग विमेंस हॉस्टल पहले हमारे हुआ करते थे, उनको अब नाम बदल करके सखी निवास गृह कर दिया गया है। और उसमें जो दूरस्थ अंचलों से आने वाली महिलाएं हैं जो काम करती हैं, जिनको रहने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है, उनको रहने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरा, एक शक्ति सदन। पहले आपने कभी सुना होगा कि एक केंद्र सरकार द्वारा स्वधार और उज्ज्वला गृह चलाए जाते थे, जिसमें पीड़ित महिलाओं को रखा जाता था, उनका संरक्षण किया जाता था और उनको हर प्रकार से हर तरह की सुविधाएं देकर के उनको समाज की धारा, मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता था। उस योजनाओं को बदल करके और एक समाहित करके उन्हें अब शक्ति सदन का नाम दे दिया गया है। शक्ति सदन में किसी भी तरह की कोई भी पीड़ित महिला कभी भी आकर के आश्रय ले सकती है और उसको वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए, मेडिकल चेकअप होगा, विधिक सहायता मिलेगी, परामर्श मिलेंगे और उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सब किया जाएगा। इसके अलावा सामर्थ्य में एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जो कि महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को पैदा होने के बाद में दोनों समय उसको एक जो उनका मजदूरी होता था उसको देने के लिए एक लाभ दिया जाता है, जिसको मातृत्व लाभ कहा जाता है। तो उनकी मजदूरी की हानि ना हो, क्योंकि वो जा नहीं पाती हैं नौकरी करने के लिए और बहुत तबका जो है गरीब तबका होता है, तो उस तबके के लिए ये योजनाएं जो है ये चलाई जा रही हैं, जिसमें परिवर्तन करते हुए भारत शासन ने पहले एक ही बच्चे के समय लाभान्वित किया जाता था, परंतु अब ये हुआ है कि अब यदि दूसरी संतान बेटी होती है तो उसमें एक मुश्त 6,000 रुपए का लाभ भी माँ को दिया जाएगा। इसके अलावा संबल जो है, संबल जो योजनाएं बनाई गई हैं उसमें ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया जाता है। उसमें हम आपको बता सकते हैं कि महिला हेल्पलाइन है 181 जो चलता है, जिसमें राज्य की किसी भी जगह से महिलाएं किसी भी समय कॉल कर सकती हैं और बता सकती हैं कि उन्हें किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है। दूसरा, हर जिले में एक सखी सेंटर है जिसमें कि महिलाएं, पीड़ित महिलाएं आके आश्रय भी ले सकती हैं और अपनी समस्याओं को ला सकती हैं, और अधिकतर उन्हें 5 दिन तक वहां रहने की व्यवस्था की जाती है और उन्हें जिस भी तरह की सहायता की आवश्यकता है वो सहायताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद में अभी भारत सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की है, नारी अदालत। नारी अदालत ऐसी है कि उसमें हमको पंचायतों में जाकर के एक कमेटियां बनानी हैं और उन कमेटियों को ये अधिकार दिया जाएगा कि उनको ये ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद में
आप ये कह सकते हैं कि गांव की महिलाओं के और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम वो महिलाएं करेंगी। और इस योजना को अभी प्रारंभ करने के लिए बहुत स्पष्ट अभी निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद में जो एक बच्चियों के लिए विशेष रूप से योजना चलाई जाती है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये बेटियों की लिंगानुपात को बढ़ाने के दृष्टिकोण से बालकों के और बेटियों के लिंगानुपात को बैलेंस करने के लिए ये स्कीम चलाई जाती है। साथ ही साथ बेटियां उत्पन्न होने के साथ साथ वो सरवाइव भी करें, जीवित भी रहें, उनकी उत्तरजीविता को निश्चित करने के लिए। और उत्तरजीविता निश्चित हो जाती है उसके बाद में उनकी पढ़ाई के लिए और आगे चल करके उन्हें किसी न किसी मेन स्ट्रीम से जोड़ते हुए अपने जीवन का यापन करने के लिए और मुख्य धारा से जुड़े रह करके पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत सारी इसमें कंपोनेंट को जोड़ करके एक योजना बनाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अभी जैसे आपने बताया कि लिंगानुपात के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जो है एक सही लिंगानुपात तैयार करने की कवायद की जा रही है। तो अभी हम जैसा देखें अभी के परिदृश्य में, तो ये लिंगानुपात कितना है और कितना होना चाहिए, और सामाजिक दृष्टि से और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आंकड़े आते हैं उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात अभी बेटे और बेटियों का कैसा है? छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है वो 962 है, जो कि काफी बुरा नहीं कहा जा सकता है। 962 हमारा जो लिंगानुपात है वो कई राज्यों से बहुत अच्छा है। अब इस जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो योजना ला करके भारत शासन ने एक फ्रेमवर्क रखा है, उसमें उन्होंने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है। और पहली बात ये कि जब पहले हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहा था तो ये मात्र 2 जिलों के लिए चल रहा था, एक था बीजापुर और एक था रायगढ़। और अब इस साल से ये है कि पूरे ही हमारे जिले इसमें कवर किए जा रहे हैं। सारे जिलों में नॉर्म्स इस तरह से रहेंगे कि यदि हमारे जो लिंगानुपात है 918 से नीचे है, 918 यानी बहुत कम हो जाता है हमारे बच्चों के ऊपर, यदि 918 बेटियां हैं 1000 बच्चों पर तो वो बहुत कम मानी जा सकती हैं। तो उसके लिए भारत शासन ने हर जिले के लिए, यदि किसी जिले का लिंगानुपात 918 है तो उसके लिए 40 लाख रुपए पर ईयर का प्रावधान रखा है। शासन के ऊपर छोड़ दिया है कि राज्य शासन उसमें योजनाओं को बनाए और चलाए और लिंगानुपात को ऊपर लाने की कोशिश करे। इसके बाद में दूसरा है कि 918 से लेकर यदि 952 तक लिंगानुपात होता है तो उस जिले के लिए 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। और यदि 952 से ऊपर आपके जिले का लिंगानुपात है तो फिर उसके लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ये एक खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां 918 से नीचे लिंगानुपात हो। तो हमारा एक भी जिला 40 लाख रुपए पाने की पात्रता नहीं रखता है। हमारे पास में जो 918 से 952 के रेंज में जिले आते हैं वो 10 जिले हमारे हैं। और अभी 5 जो नए जिले बने हैं, चूंकि उनका अलग से कोई लिंगानुपात का सर्वे हमारे पास नहीं है तो भारत शासन के निर्देशानुसार उनको भी हमने 30 लाख के रेंज में रखा है। इसके अलावा हमारे पास 18 जिले ऐसे हैं जिनमें लिंगानुपात बहुत अच्छा है, कहा जा सकता है 952 से ऊपर है, तो उन जिलों को हमने 20 लाख वाले रेंज में रखा है। क्रिस्टियाना एसलाल जी, अब जैसे बात चल रही है इनके उत्थान की, महिलाओं के उत्थान, बालिकाओं के उत्थान की, तो इसमें जो है शैक्षिक संगठन जो होते हैं एनजीओस, उनको किस तरह तैयार किया जाता है कि ये इसकी योजनाओं को संचालित करने के लिए मदद कर सकें? देखिए क्या होता है, जब किसी जिले में कोई नई योजना लागू की जाती है तो वहां जो जिला प्रधान होते हैं यानी कलेक्टर जो होते हैं वो एनजीओस के लिए एक पेपर में ऐड देते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह का एनजीओ हमें चाहिए, उनके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्होंने किस दिशा में काम किया हुआ होना चाहिए और आगे उनको क्या काम करना है ये उनको बताया जाता है। तो वहां पर बहुत सारे एनजीओस के एप्लीकेशंस आते हैं जो प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। उनमें से फिर जिला
जिला स्तर पर गठित एक कमेटी होती है जो एनजीओ का सिलेक्शन करती है, और फिर स्वैच्छिक संस्था जिसको वो विजिट करते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है, और जब फिर कलेक्टर पाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तब फिर वो उसको अनुशंसा करके राज्य शासन को भेजते हैं, और तब फिर राज्य शासन उनको किसी विशेष योजना के लिए चयनित मान करके उनको उस योजना को संचालन का काम देती है। साथ ही साथ इन स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारियों का बीच बीच में प्रशिक्षण भी होता रहता है और निरीक्षण भी होता रहता है। तो प्रशिक्षण और निरीक्षण दोनों जो है व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। क्रिस्टियन एसलाल जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप महिला एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त संचालक हैं, तो आप हमारे उन महिलाओं और बालिकाओं को बताएं कि किस तरह वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर और इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकती हैं जिससे उनका जीवन सरल हो सके। जी, हमारे जो विभाग का जो संरचना है, सबसे नीचे जो हमारी एक कड़ी पाई जाती है वो होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो हर गांव में आपको मिलेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका जो होती हैं, यदि कोई भी महिला गांव में किसी भी योजना में लाभ लेना चाहती है, यदि उसे योजना मालूम भी नहीं है या उसको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है और वो उससे कैसे निकल सकती है, तो इसकी जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से उसको मिल सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर पर्यवेक्षक होती हैं जो 25 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करती हैं। यदि किसी कारण से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है तो फिर पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक हल कर सकती है, और यदि पर्यवेक्षक भी हल नहीं कर पाती है तो हर एक परियोजना में परियोजना अधिकारी होते हैं जो राजपत्रित अधिकारी हैं, वो उस समस्या को हल करते हैं। यदि कोई महिला शहर में रह रही है या जिला स्तर पर है तो वो जिला महिला बाल विकास अधिकारी से भी संपर्क करके इस तरह के लाभों को ले सकती है। श्रोता, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर की संयुक्त संचालक क्रिस्टीना एसलाल से। प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे महिला और बालिकाओं के लिए जो बातें बताई वो काफी अच्छी और काफी लाभप्रद थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।